इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस की, जो कि यदि आप आरोपी हैं तो आपके वकील साहब कंप्लेनेंट से सवाल जवाब करेंगे कोर्ट में, ताकि ये सिद्ध कर सकें कि आप बेगुनाह हो और उसने जो केस आपके ऊपर किया है वो एक झूठा मुकदमा है। पहले तो एक लीगल बात समझ लीजिए, और वो लीगल बात ये है कि सेक्शन 118 और सेक्शन 139 118 एंड 139 ऑफ NI एक्ट ये कहती है कि जो लीगल प्रिजम्पशन है वो कंप्लेनेंट के फेवर में है। लीगल प्रिजम्पशन कंप्लेनेंट के फेवर में है, इसका मतलब ये है कि अगर आपका चेक उसके पास है, आपने दिया था, आपके उस पे साइन है, तो इनिशियली प्रथम दृष्टि में ये माना जाएगा कि आपके उसको कुछ पैसे देने बनते ही थे, तभी तो आपने चेक उसको दिया था। ऐसा इनिशियली माना ही जाएगा। तो ये सिद्ध करने का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोर्ट के अंदर कि ऐसा नहीं हुआ, ये चेक इसलिए नहीं दिया गया था, वो जिम्मेदारी मेनली एक्यूज्ड की है, आपकी है, आरोपी की है, कंप्लेनेंट की नहीं है। तो अगर वो कुछ बातें अपनी कंप्लेंट में लिख रहा है कि मैंने इतने लाख रुपए से कैश दे दिए थे और उसका कोई प्रूफ भी नहीं है, तो भले ही प्रूफ ना हो, इनिशियल प्रिजम्पशन उसके फेवर में है कानूनी दृष्टि से, सेक्शन 118 और 139 ऑफ NI एक्ट। परंतु प्रिजम्पशन उसके फेवर में है, ऐसा कोर्ट मान रही है इनिशियली, उसका मतलब ये नहीं है कि एक आरोपी होने के नाते आपको उस प्रिजम्पशन को तोड़ने का मौका नहीं मिलेगा। आपके ऊपर मुकदमा चलाया ही इसीलिए जा रहा है, आपने कोर्ट में जाके बोला ही है कि मैं बेगुनाह हूं, तो कोर्ट आपको पूरा मौका देती है कि आप अपनी बेगुनाही को सिद्ध करें, और जो कानूनी प्रिजम्पशन उसके फेवर में है उसको आप रिबट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। उस कानूनी प्रिजम्पशन को कि वो सही कह रहा है, तोड़ने के लिए आपको अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन करना चेक बाउंस केस में बहुत ही जरूरी है। और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट्स के कुछ जजमेंट्स भी हैं कि जो आपको ये धारणा तोड़नी है कि वो सच कह रहा है, उसके लिए कोई आपको बहुत तगड़ा जबरदस्त बेगुनाही का सबूत देने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोर्ट को रीजनेबली ये कन्विंस कर देते हो अपने क्रॉस एग्जामिनेशन से, अपने एविडेंसेस से, कि जो ये कहानी बता रहा है इसमें बहुत सारा लोचा है, इसमें बहुत सारी झूठ है, ऐसा नॉर्मल व्यक्ति, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जिसमें बुद्धि है, ऐसा नहीं करेगा। तो जो बातें इसने कही हैं अपनी कंप्लेंट में, उसमें बहुत सारे शक और शुबा पैदा हो रहे हैं। तो अगर जज साहब को इतना भी लगेगा कि यस, जो कहानी उसने बनाई है चेक बाउंस की, उसमें बहुत सारे डाउट्स हैं, गैप्स हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, विरोधाभास हैं, तो भी जज साहब आपको एक्विट कर देंगे, कोर्ट आपको बरी कर देगी बाई जज। क्योंकि भारतीय क्रिमिनल लॉ ये कहता है कि जब तक किसी आरोपी का गुनाह बियॉन्ड डाउट प्रूव ना हो जाए, तब तक उसे सजा नहीं दी जानी चाहिए। तो आपको अपने क्रॉस एग्जामिनेशन से और अपने एविडेंसेस से कोर्ट के मन में बस इतनी ही शंका पैदा करनी है कि जो इसने कहा है, भले ही मेरे पास उसका पुख्ता सबूत ना हो, पर उसमें ये सारे गैप्स हैं, ये सारे डाउट्स हैं। तो क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की सेक्शन 145(2) सबसेक्शन 2 145(2) के तहत कोर्ट में एप्लीकेशन देनी है। जब आप कोर्ट में अपीयर हो जाते हो तो जज साहब को आपको एप्लीकेशन देनी है कि जनाब, मैं इनका क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता हूं कंप्लेनेंट का, ताकि मैं सच्चाई को उजागर कर सकूं। कई जगह रिटन एप्लीकेशन नहीं दी जाती, ओरल सबमिशन भी कोर्ट को कर दिए जाते हैं। जज साहब ओरली पूछ लेते हैं, ओरली आपके वकील रिक्वेस्ट कर लेते हैं और क्रॉस एग्जामिनेशन की परमिशन मिल जाती है। क्रॉस एग्जामिनेशन करने से पहले केस की पूरे अच्छे से तैयारी करनी होती है। कई चीजों को ध्यान में रख के ही क्रॉस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। ये ध्यान में रखना होता है कि कंप्लेनेंट की स्टोरी क्या है, उसके पास क्या एविडेंसेस है जो उसने कोर्ट में दिए हैं। ये भी देखना होता है कि हमारा डिफेंस क्या है, हम अपने बचाव में कोर्ट में क्या कह रहे हैं। लीगल नोटिस सामने वाले ने भेजा था तो हमने उसका रिप्लाई किया था या नहीं किया था, रिप्लाई किया था तो उस समय हमने क्या डिफेंस लिया था।
जब जज साहब के सामने कोर्ट में हम अपीयर हुए थे तो सेक्शन 251 का एक नोटिस फ्रेम होता है, जहां कोर्ट आपसे पूछती है कि आप अपने आप को गिल्टी मानते हो या नहीं मानते हो, या आप ये साइन आपके हैं या नहीं है, आपको अपने बचाव में क्या कहना है। तो उस समय आपने कोर्ट को क्या कहा? तो जो आप क्रॉस के क्वेश्चन बनाओगे उसका कोई सेट फॉर्मूला तो है नहीं कि यही क्रॉस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, परंतु मैं आपको कुछ जनरल एस्पेक्ट्स बता रहा हूं कि इन विषयों के बारे में आप अपने इन केस के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस पूछ सकते हो कंप्लेनेंट से अपनी बेगुनाही को सिद्ध करने के लिए। क्रॉस एग्जामिनेशन में एक इंपॉर्टेंट और पहला एस्पेक्ट है रिलेशनशिप का, जिसके बारे में सवाल पूछे जाने चाहिए। आपको ये पूछना चाहिए उससे कि भाई आप मतलब आपके वकील पूछेंगे कंप्लेनेंट से कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन में कि भाई आप एक्यूज्ड को कितने सालों से जानते हो, कैसे जानते हो। आपने अपनी कंप्लेंट में लिखा है कि आपके इसके साथ फ्रेंडली रिलेशंस थे, आपने इसको फ्रेंडली लोन दिया, तो आपकी फ्रेंडशिप आपको क्या घर आना जाना था आपका, क्या आप एक दूसरे के शादी ब्याह में आए थे, क्या आपको पता है कि आरोपी के कितने बच्चे हैं, वो कितने साल के हैं, क्या आप कभी आरोपी के एक्यूज्ड के घर पे गए हो, क्या कोई आप ज्वाइंट कहीं पे घूमने गए हो, क्या आपके इससे पहले भी आपस में लेन देन फ्रेंडली रिलेशंस के तहत होते रहे हैं। तो कुल मिला के उस रिलेशनशिप की कहानी में आपको ये सिद्ध करने की कोशिश करनी है कि ऐसा कोई फ्रेंडली रिलेशन नहीं था जिसकी वजह से ये इतने लाख रुपए मुझे नकद उधार के तौर पे बिना ब्याज के या ब्याज पे दे देगा। ऐसा कोई फ्रेंडली रिलेशन नहीं था, ये झूठ बोल रहा है। तो रिलेशंस के संबंध में सवाल पूछे जाने चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो चेक बाउंस हुआ है उसके बारे में सवाल पूछने कि भाई ये चेक इसने आपको कब दिया, कहाँ दिया, किसके सामने दिया, क्या ये चेक पहले से भरा हुआ था, अगर ये पहले से भरा हुआ था तो आपने क्यों लिया, आपने अपने सामने क्यों नहीं भरवाया, ये साइन क्या इसने आपके सामने किए थे, ये जो डेट अमाउंट नाम वगैरह भरे हैं क्या ये आपके सामने भरे थे, इस पे किसकी राइटिंग है, क्या आप पहचान सकते हो, क्या ये चेक जो डिसऑनर हुआ है इसको प्रेजेंट करने से पहले आपने कोई लिखित सूचना दी थी एक्यूज्ड को कि भाई मैं ये चेक इतने अमाउंट का भर के डाल रहा हूं, या आपने मुझे चेक दिया था मैं इसको डाल रहा हूं, क्योंकि इसमें सेक्शन 87 बीच में आ जाती है एनआई एक्ट की, और बॉम्बे हाई कोर्ट का एक रिसेंट जजमेंट भी है इस बारे में। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दोस्तों कैश ट्रांजैक्शन के बारे में। अब अपनी कंप्लेनेंट में वो कह रहा है कि मैंने कैश दिया था, तो आप उससे रिलेटेड सवाल पूछिए उससे कि भाई तुम ये कैश लाए कहाँ से, सोर्स क्या था उस कैश का, क्या आप इतने लाख रुपए अपने घर में इकट्ठा करके रखते हो, क्या वो जो कैश जब आपने दिया था वहां और कोई विटनेस मौजूद था, आपने जो नोट दिए थे वो 500 के थे, 100 के थे या 2000 के थे, आपने कैश देते समय कोई रसीद या एक्नॉलेजमेंट या प्रोमिसरी नोट या एग्रीमेंट साइन करवाया था या नहीं करवाया था। ये जो चेक बाउंस हुआ है क्या जिस समय आपने कैश दिया था उसी समय आपको ये चेक मिला था, या बाद में आपको चेक मिला था, या पहले से ही आपके पास था। क्या आप ऐसा कोई काम करते हो, मतलब उससे वर्क रिलेटेड क्वेश्चन पूछो जिसमें कि कैश आता हो। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो कहाँ से कैश आया, अगर आप जॉब भी करते हो तो भी कहाँ से इतना कैश आया आपके पास देने के लिए, अगर आप बिजनेस करते हैं तो भी क्या आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन इतना है कि आप इतना सारा कैश में डील करते हो और घर पे रखते हो और लोगों को देते हो, मुझे देते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस कैश के बारे में पूछने चाहिए कि कैश का सोर्स क्या था, कब दिया, क्या जिस जगह पे कैश दिया गया, जिस तारीख को कैश दिया गया वहां पे आप मौजूद थे उस शहर में, या मैं वहां मौजूद था उस दिन, क्या जिस प्लेस पे कैश दिया गया वहां कोई सीसीटीवी फुटेज है जिससे आप दिखा सके कि हाँ हम दोनों वहां मौजूद थे और कैश दिया गया। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इससे रिलेटेड है इनकम टैक्स रिटर्न का। आप उससे ये भी पूछ सकते हो कि भाई आप इनकम टैक्स असेसी हैं, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स और बैंक स्टेटमेंट्स कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हो क्या आपने आईटीआर में दिखा रखा है कि इतने लाख रुपए मैंने इसको लोन दिया था,
क्योंकि आईटीआर में डेटर्स और क्रेडिटर्स का कॉलम होता है, आप बैलेंस शीट चेक कर सकते हो। तो नहीं दिखाया इनकम टैक्स विभाग में, तो क्यों नहीं दिखाया? क्या जो वो आईटीआर प्रोड्यूस कर रहा है वो ऑडिटेड है या ऑडिटेड नहीं है? अगर वो कोर्ट को ये लिख के दे रहा है शपथ पे, एफिडेविट पे, कि मैंने इतने लाख रुपए उसे कैश दिया, तो आप इनकम टैक्स विभाग को भी उसकी कंप्लेंट कर सकते हो सर्टिफाइड कॉपी निकाल के कि देखो ये कह रहे मेरे पास कैश था और मैंने दिया। तो हमें ऐसा लगता है कि इसके पास ब्लैक मनी है, खुद ही कह रहा है। हमने लिया या नहीं लिया ये तो बात की बात है, परंतु ये तो कह रहा है मैंने दिया। तो इनकम टैक्स विभाग को आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। ये भी देखना है कि जिस पीरियड में वो कैश देने की बात कर रहा है वो नोटबंदी के आसपास का पीरियड तो नहीं था। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कैश के संबंध में पूछे जा सकते हैं। कुछ जगह पे वो ये कहता है कि भाई कैश मैंने बैंक से निकाला, तो बैंक से निकाला तो बैंक स्टेटमेंट से पता चल जाएगा। कुछ जगह वो कहते हैं कि मैंने ये अरेंज किया अपने यार दोस्तों से, तो जिन यार दोस्तों से अरेंज किया उन यार दोस्तों के नाम पूछो, उन्हें बोलो कि आप इन्हें बुलाइए विटनेस के तौर पे। हम पूछेंगे इनसे, विटनेस कोई है आपका कि आपने किससे ये पैसे लिए, उसका नाम डिस्क्लोज किए। फिर जिसको लेके आएगा अपने यार दोस्त को, उसका भी क्रॉस एग्जामिनेशन करना, भाई तूने इसे कैश मुझे कैश देने के लिए क्यों दिया, या तूने अगर इसके बैंक में दिए तो क्यों दिए, क्या कह के दिए, क्या बोल के इसने तेरे से लिए, क्या ट्रांजेक्शन्स हैं। तो उसके विटनेसेस को भी फिर क्रॉस करना। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछना कि भाई तुमने एक्यूज्ड को कैश ही क्यों दिया। जब हम तुम्हें चेक दे रहे हैं तो हमारा तो बैंक अकाउंट एग्जिस्ट करता है ना, तो तुमने हमारे बैंक अकाउंट में पैसे क्यों ट्रांसफर नहीं किए? व्हाई डिड यू मेक ए कैश ट्रांजेक्शन? कंप्लेनेंट अगर आईटीआर प्रोड्यूस करता है, बैंक स्टेटमेंट प्रोड्यूस करता है, तो उसे ध्यान से देखिए और उसमें यह भी देखिए, ऐसा तो नहीं है कि बैंक स्टेटमेंट में लगातार कुछ अमाउंट उसके हर महीने उसके अकाउंट से कट रही हो, यानी उसने कोई लोन ले रखा हो। तो अगर उसने कोई होम लोन ले रखा है, कार लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन ले रखा है, वो खुद ईएमआई भर रहा है, तो क्या वो इतना बड़ा धन्ना सेठ हो गया कि खुद तो वो घर की किस्तें भर रहा है, होम लोन की ईएमआई भर रहा है और आपको फ्रेंडली लोन दे रहा है बिना ब्याज के? नेक्स्ट एस्पेक्ट ये है कि अगर वो व्यक्ति इस प्रकार का कि बहुत सारे लोगों को ब्याज पे पैसे देता है, उसका धंधा ही है सूदखोरी करना, ब्याज पे पैसे देना, खाना, तो आप चेक करिए कि क्या आपके पास कोई मनी लेंडिंग लाइसेंस या जिस भी राज्य में आप हैं वहाँ कोई ऐसा कानून होगा कि भाई ऐसे थोड़ी हर व्यक्ति ब्याज पे पैसे बैठ के साहूकार बन सकता है और एक अपनी अनलॉफुल तरीके से कंपनी चला सकता है इंटरेस्ट पे पैसे देने की। वो कितना इंटरेस्ट है, क्या उतना इंटरेस्ट लेना जायज़ है या नहीं है? आपने बीच में अगर उसे कुछ रीपेमेंट की है तो उसके कुछ एविडेंसेस हैं आपके पास, तो उसके संबंध में आप उससे सवाल पूछिए। नेक्स्ट एस्पेक्ट ये है कि अगर उसने अपने केस के अंदर कोई एग्रीमेंट लगा रखा है, स्टैम्प पेपर जिस पे आपके साइन है, कोई रसीद है, कुछ भी है, या चेक पे आपकी राइटिंग नहीं थी, उसने भरा है, वो मना कर रहा है, तो आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि इस डॉक्यूमेंट को फोरेंसिक लैब में भेज दिया जाए इन्वेस्टिगेशन के लिए कि ये राइटिंग मेरी नहीं है, ये जो साइन है अगर आप कहते हो ये फोर्ज्ड साइन है, मैंने नहीं किए तो ये साइन मेरे नहीं है, तो उन डॉक्यूमेंट्स को, उस पे जो राइटिंग है उसको भी आप चैलेंज कर सकते हो अगर कोई फोर्जरी उसमें हो रखी है। बाकी सारे डिफेंसेस की बारी तो बाद में आएगी। सबसे पहले कोर्ट आपसे ये जानना चाहेगी कि भाई आपका चेक इसके पास पहुंचा कैसे, साइन किया हुआ चेक उड़ के तो पहुंच नहीं गया। तो उससे रिलेटेड भी आपको क्रॉस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने, जिससे आप जो वर्जन बता रहे हो, जो आप अपना डिफेंस बता रहे हो कि मेरा चेक इसके पास कैसे पहुंच गया, या मैंने ही दिया था तो क्यों दिया था, इसने कैसे इसका मिसयूज किया है, जो पैसे इसमें भर रखे इसने वो भरने बनते ही नहीं थे, या वो पैसे मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, या जितने इसने भर रखे उतने देने नहीं बनते हैं, जो भी आपका डिफेंस है, तो आपका चेक उसके हाथों में पहुंचा कैसे, कोर्ट इस बात को सबसे पहले जानना चाहेगी और उसके बारे में एक स्पष्ट, अच्छा और डिटेल्ड एग्जामिनेशन अगर होगा कंप्लेनेंट का, जो आपकी स्टोरी को, आपके डिफेंस को सपोर्ट करता होगा, तो निश्चित ही आप चेक बाउंस के इस झूठे मुकदमे से बाइज्जत बरी हो जाओगे।